देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, देश नीति चौथे चरण का खास ओपिनियन पोल लेकर के हाजिर है। 284 सीटों का चुनाव खत्म हो चुका है। 543 में से 284 सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद अब नजर चौथे चरण के कम से कम 96 सीटों पर है, जहां भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रही। और अब चौथे चरण में भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन कितना दुख देता हुआ नजर आएगा, कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए इंडिया गठबंधन चौथे चरण में है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ओपिनियन पोल में मैं आपको बतलाऊंगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इंडिया के सामने, इंडिया गठबंधन के सामने मुंह के बल गिरती हुई नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी के लिए लाल किले से 2024 15 अगस्त के दिन भाषण देना, देश को संबोधित करना, वो सपना नरेंद्र मोदी ने 2023 में देखा था, वो सपना चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। देश नीति का खास ओपिनियन पोल 10 राज्य और 96 सीटें, 96 कंस्टिट्यूएंसी पर कड़ा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी कहा जा रहा है कि इस चरण में, चौथे चरण में, फोर्थ फेज में करो या मरो की स्थिति में है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो सिचुएशन है वो करो या मरो की स्थिति में वो दोनों है। 10 राज्यों और 96 सीटों पर कौन आगे कौन पीछे, कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, किसका डंका बज रहा है और किस तरह से खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है, एक एक कर मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता देती हूं कि किन किन राज्य पर चौथे चरण में चुनाव है। आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और तेलंगाना। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। देश नीति ओपिनियन पोल के मुताबिक आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं लोकसभा के, और 25 में से 23 सीटें जो है वहां की जो रीजनल पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं एनडीए या बीजेपी यहां पर खाता खोलती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस की बात की जाए तो 2019 में कांग्रेस यहां पर 0 सीट पर थी, यानी कांग्रेस यहां खाता नहीं खोल पाई थी। लेकिन आंध्र प्रदेश में 2024 देश नीति ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना की 17 सीटों पर बात करते हैं। लोकसभा 17 सीटें जो है वो तेलंगाना से हैं। एनडीए या बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई देश नीति ओपिनियन पोल के मुताबिक दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के खाते में सीधा 9 से 10 सीटें जा सकती है। एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी का जो सीट है, जो कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे। यानी तेलंगाना में बीजेपी 4, इंडिया अलायंस या कांग्रेस 9 से 10 सीटें, एआईएमआईएम 1 और बीआरएस 3 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। जबकि 2019 में बीआरएस का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। बिहार की बात करें तो लोकसभा के चौथे फेज में बिहार की 5 सीटों पर चुनाव है। कुल 40 सीटें बिहार से हैं, उनमें से 5 सीटों पर चुनाव है चौथे चरण में। और यहां पर एनडीए यानी नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को मिला करके एनडीए यहां पर 2 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद झारखंड की बात करते हैं दोस्तों। झारखंड में इस बार पूरी तरह से पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से आदिवासी सेंटिमेंट को हर्ट किया गया, जिस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से झारखंड की राजनीति की दिशा और दशा बदल गई है। एनडीए के खाते में जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा प्रदर्शन रहा, वहां पर एनडीए या फिर बीजेपी 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। जबकि चौथे फेज में, लोकसभा के चौथे फेज में 4 सीटों पर झारखंड में चुनाव है। एनडीए के खाते में 2 सीटें, इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और अन्य यहां पर खाता खोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में क्लीन स्वीप किया था, वो मध्य प्रदेश
भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलता चला जा रहा है। चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव है और 8 में से बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही है और कांग्रेस के खाते में इंडिया के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही है। जबकि पिछली बार 2019 में इंडिया का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही थी। अगर मध्य प्रदेश की जो कुल सीटें हैं उनमें से अगर 5 से 6 सीटें कांग्रेस के पास जाए, इंडिया गठबंधन के पास चला जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका जो है वो 543 के टोटल पर लग जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, इस बार महाराष्ट्र वो राज्य बन गया है जो सबसे ज्यादा धोखा बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को और शाह को देता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र वो राज्य है जो 2024 का काया पूरी तरह से पलट दिया है, जो पासा पूरी तरह से, गेम पूरी तरह से चेंज कर दिया है। महाराष्ट्र वो राज्य बन गया है जो 2024 का गेम चेंजर है, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछली बार एनडीए यानी बीजेपी प्लस शिवसेना जो है मिला करके 48 में से 41 सीटें जीती थी। बीजेपी अकेले के दम पर 23 सीटें जीती थी, जहां पर 2019 में एनडीए गठबंधन के खाते में 41 सीटें गई थी, वहां इस बार एनडीए बीजेपी सिंगल डिजिट पर सिमट सकती है। महाराष्ट्र की 48 में से 11 सीटों पर चौथे चरण में चुनाव है। एनडीए के पास महज 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन के पास यानी एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के खाते में, इंडिया अलायंस के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं ओडिशा की बात करते हैं दोस्तों, नरेंद्र मोदी लगातार ओडिशा के दौरे पर हैं। उन्होंने बीजू जनता दल को, नवीन पटनायक को लगातार उनके हर एक रणनीति को, राजनीति को या उनकी किसी भी योजना पर हमलावर मोदी जी नजर आ रहे हैं। ऐसे में ओडिशा की 4 सीटों पर चौथे चरण में चुनाव है, जहां पर एनडीए जो है यानी बीजेपी जो है वो महज 1 सीट ही जीत पाती हुई नजर आ रही है। बीजू जनता दल बीजेडी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस यहां पर सीट खाता जो है खोलती हुई नजर आ रही है। 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर चौथे चरण में मतदान है और खास करके दोस्तों जब से राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से यूपी की राजनीति भी पूरी तरह से बदल गई है। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की कंस्टिट्यूएंसी रायबरेली, यहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और पूरा प्रदेश का प्रचार प्रसार का जिम्मा जो है वो प्रियंका गांधी के कंधे पर है और साथ ही साथ अखिलेश यादव भी धुआंधार तरीके से बीजेपी की बखिया उधेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इंडिया अलायंस यूपी में बहुत ज्यादा मजबूती के साथ मैदान में है, दिग्गज हैं। यूपी में इंडिया अलायंस के दिग्गज मैदान में उतरे हैं और अब केजरीवाल की रिहाई के बाद, बेल के बाद अब केजरीवाल भी उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। वो उत्तर प्रदेश से हुंकार भरेंगे इंडिया गठबंधन के लिए। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो चौथे चरण में 13 सीटों पर चुनाव है, उसमें एनडीए को 7 सीटें, फिलहाल अभी तक 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन चुनाव के दौरान वोटिंग के बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि कितनी सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, क्योंकि ये 13 सीटें बीजेपी के लिए जीत पाना आसान नहीं है। फिर भी बीजेपी के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं, अन्य यहां पर खाता नहीं खोल पाएगा और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती है। कहा यह जाता है यूपी जिसका दिल्ली उसके हाथ में जाएगी, तो वही बात है, सत्ता, दिल्ली की सत्ता जो है वो उसके कब्जे में होगा। वहीं पर देखा जाए तो यूपी में इस बार कड़ा मुकाबला है। 2019 में बीजेपी या एनडीए जो है 62 सीटें जीती थी, यहां पर बीजेपी इस बार जो है 40 सीटें भी पार करती हुई नजर नहीं आ रही है। यूपी में हालात बहुत खराब है और कांटे का मुकाबला है इंडिया गठबंधन के साथ। पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर चुनाव है, सबसे ज्यादा सीटों पर इस बार चुनाव है पश्चिम बंगाल में। हमने देखा किस तरह से संदेशखाली की घटना को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया, पूरी तरह से संदेशखाली की घटना को जिस तरह से भाजपा नेताओं ने अंजाम दिया, नेता प्रतिपक्ष बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने और बड़े बड़े लीडर्स ने जिस तरह से, बीजेपी के बड़े तमाम लीडर्स, दिग्गजों ने जिस तरह से संदेशखाली की घटना को एक प्री प्लान और सोची समझी साजिश के तहत ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ
मैदान में उतारने की कोशिश की थी, वो सच्चाई जो है अब बाहर आ चुकी है। उसके बाद पूरी तरह से बंगाल में भी पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी बंगाल में महज 2 सीटों पर इस चौथे चरण में सिमटती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं और सबसे बड़ी बात, यहां अन्य खाता नहीं खोल पाएगा। वहीं दोस्तों, अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की 5 में से 1 सीट पर ही चुनाव है, श्रीनगर में चुनाव है। ये सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को, यानी कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और ना ही कांग्रेस यहां पर खाता खोल पाएगी। अब बाद में ये सीट इंडिया अलायंस के खाते में ही जाएगी। ओवरऑल अगर देखा जाए, फिलहाल फारूक अब्दुल्ला जो है वो इंडिया अलायंस से दूर बनाता हुआ नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कुल 96 सीटों पर। 10 राज्य में 96 सीटों पर चौथे चरण में भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है और कहां इंडिया गठबंधन खड़ा है। एनडीए यानी बीजेपी के खाते में लगभग 24 से 26 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आदर्श या खास करके हम बात करें वाईएसआर, जो कि आंध्र प्रदेश की रीजनल पार्टी है, जो इंडिया के साथ गठबंधन में नहीं है, वो वाईएसआर 20 से 22 सीटें लेके जाएगी। लेकिन चौथे चरण में देशनीति ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। 40 से 42 सीटें जो है चौथे चरण में इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस पूरे ओपिनियन पोल पर आपकी राय क्या है? इस ओपिनियन पोल पर एक एनालिसिस डिस्कशन जो है, एक एनालिटिकल डिस्कशन हम अशोक वानखेड़े के साथ भी करेंगे। तो आप देशनीति को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको क्या लगता है 2024 का जो चौथा चरण है वो कितना ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, कितना ज्यादा मोदी शाह को झटका देने वाला है ये चौथा चरण? क्योंकि ये चौथा चरण ही तय करेगा कि बाकी 3 आगे चरण जो बचे हुए हैं उन 3 चरणों में क्या नतीजे आएंगे। चौथे चरण में दिग्गज इंडिया अलायंस के दिग्गज नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गया है, अंतरिम जमानत उन्हें दी गई है और इसका असर भी कहीं ना कहीं चौथे चरण में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को डुबाएगा। फिलहाल इस ओपिनियन पोल पर आपकी राय क्या होगी, आपकी टीका टिप्पणी जो भी होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी बार बार देशनीति ये बात कह रहा है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो ये ओपिनियन पोल, देशनीति का ओपिनियन पोल हूबहू सटीक बैठेगा। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ किया जाए, अगर कुछ झोलझाल करने की कोशिश की जाती है तो ये नतीजे, तो ये रुझान जो है बदल सकता है। अदरवाइज ये हूबहू सटीक होने का क्लेम देशनीति करता है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात देशनीति के साथ। तब तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर रिपोर्ट पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।